हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड आगामी जॉब अपडेट की वीडियो आप लोग के लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे केवल स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें हमारी शामिल हैं वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, ईओ, एडीओ आदि भर्ती परीक्षाएं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे ये अपडेट आपको हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर प्राप्त हो रही हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर भी प्राप्त होती हैं, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ साथ स्टडी रिलेटेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स इत्यादि सभी शेयर किए जाते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो आज जो भर्ती परीक्षाओं की हम बात करने वाले हैं, जिसमें है वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, ईओ, एडीओ आदि, और इन भर्ती परीक्षाओं के बारे में कि इनको किस प्रकार निकाला जाए, या सिंगल सिंगल या कंबाइंड करके निकाला जाए, ये दो बातें भी चल रही हैं। तो उसको भी बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वेटिंग नियमावली को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ ईओ भर्ती परीक्षा के बारे में। जो पिछली बार ईओ भर्ती परीक्षा आई थी, यूके ट्रिपल एससी में ही आने वाली थी, लेकिन बहुत सारी धांधलियाँ इत्यादि होने के कारण ईओ भर्ती चले गई थी यूके पीएससी के पास। और यूके पीएससी ने इसमें, आप लोग जानते ही हैं, 2 पेपर कराए थे। 100 अंकों का हिंदी था, 200 अंकों का जीएस था, जिसका हाल ही में पिछले साल इसका रिजल्ट भी जारी होकर ज्वाइनिंग प्राप्त हो चुकी है। तो नई ईओ भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया था कि 30+ पोस्ट इसमें वैकेंट है, यानी खाली हैं। लेकिन इस साल इस भर्ती के आने की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस पर अभी काम नहीं हो रहा है। तो इस भर्ती को फिलहाल आप लोग भूल जाइए। और अगर यूके ट्रिपल एस इसको कराता है तो आप लोग जानते हैं 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा इत्यादि। लेकिन कोई भी अपडेट हमें प्राप्त होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ एडीओ, सहायक विकास अधिकारी के बारे में, सहकारिता विभाग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत टोटल पोस्ट हो गई हैं 45। और इसकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, पहले इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन मांगा गया था, अब इसमें क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कॉमर्स भी शामिल कर दिया। अगर ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स से है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और बहुत जल्दी इसका फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। तो स्नातक स्तरीय जितनी भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही हैं, उसमें सबसे पहले आपको एडीओ ही दिखने वाली है। भले वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, ईओ इत्यादि की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको एडीओ देखने को मिलने वाली है। ईओ को तो फिलहाल आप लोग भूल जाइए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। तो सबसे पहला फॉर्म स्नातक स्तरीय में आपको एडीओ का ही देखने मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में, तो जैसे वीडियो है, वीपीडीओ है, पटवारी है, लेखपाल है, इन चारों में सबसे बढ़िया तरीके से जो रनिंग भर्ती हमारी चल रही है, जिस पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है, वो है पटवारी। तो इन चारों में सबसे पहले आपको देखने को मिल सकती है पटवारी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वीडियो के अध्याचन अभी नहीं आए हैं, वीपीडीओ के अध्याचन भी अभी आयोग के पास नहीं आए हैं, न लेखपाल के आए हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी इन सभी में। एडीओ के बाद अगर मैं बात करूं तो पटवारी की भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयोग के पास जो है 4 जिलों से अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं अभी तक, और धीरे धीरे अलग जिलों से प्राप्त होते रहेंगे। वैसे पहले ही मैं आपको बता चुका था कि 2 जिलों से तो आयोग को प्राप्त हो चुके थे, अब टोटल 4 जिलों से आयोग को अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें एक है हमारा टिहरी, उसके बाद है पौड़ी, उसके बाद है चमोली, और उसके बाद है पिथौरागढ़। फिर से रिपीट करता हूँ कि इन 4 जिलों से पटवारी के अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं: टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़। और इसकी क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, सिंपल स्नातक मांगते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक किया है। और जनरल के लिए इसमें अधिकतम आयु रहती है 28 साल, इसमें जनरल की आयु रहती है। और कंबाइंड अगर मैं पेपर की बात करूं तो आयोग अगर ट्रिपल सी इसको पेपर करा रहा है तो उनका पेपर होता है 100 अंकों का, जिसमें 20 अंकों की हिंदी पूछी जाती है, 40 अंकों की उत्तराखंड, 10 अंकों की रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर, और शेष जो हमारा बचता है उसमें हमारा जीएस रहता है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आने लग गया आजकल। तो उसी हिसाब से भले आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, लेखपाल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। और पटवारी के साथ अगर मैं कहूँ तो शायद लेखपाल का भी मेरे हिसाब से आ सकता है, क्योंकि पिछली बार पटवारी और लेखपाल साथ में आए थे। लेकिन पटवारी तो आना ही आना है, ये आप लोग जान लीजिए। अब वो कब तक आयोग को अध्याचन प्राप्त होते हैं? सभी जिलों से, क्योंकि 13 जिले हैं, 4 जिलों से प्राप्त हो गए हैं। फिर उसके बाद आयोग के द्वारा जो अध्याचन आएगा उसका अध्ययन किया जाएगा, आरक्षण के आधार पर उसका रोस्टर तैयार किया जाएगा, तो उसी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो पटवारी में इतना काम हो गया है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और इसी के साथ मुझे लगता है कि शायद पटवारी के साथ आयोग लेखपाल का भी नोटिफिकेशन निकाल सकता है, पिछली बार की भर्ती के साथ ही, जैसे पिछली बार निकाली थी उसी प्रकार।
अब अगर मैं बात करता हूँ वीडियो वीपीडीओ, तो इनके बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। इसमें भी सिंपल स्नातक मानते हैं। वीडियो और वीपीडीओ में पिछली बार जो होता था उसमें बस सिंपल इतना डिफरेंस रहता था। वीपीडीओ के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रिपल सी चाहिए होता है। और वीपीडीओ के बारे में अभी पिछले 2-3 दिन पहले आपने खबर देखी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। आजकल ये अच्छा काम हो रहा है कि सरकार जो अपने द्वारा सही काम किए जा रहे हैं उनका भी बखान कर रही है अपने हिसाब से। मुख्यमंत्री के स्तर पर हर वर्ग में, आप भले किसी भी वर्ग में ज्वाइन करें, भले आप स्केलर में ज्वाइन करें, फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन करें, एडीओ में ज्वाइन करें, पीसीएस में करें, एनटी में करें, तो मुख्यमंत्री के स्तर पर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। अभी वीपीडीओ से पहले अगर मैं बताऊं तो स्केलर के जो हमारे साथी सेलेक्टेड हुए तो उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा ही उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। जनवरी के आखिरी सप्ताह में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 28 जनवरी थी शायद, 27 28 जो भी था, उसमें मेरे भाई ने भी उत्तराखंड में टॉप 11 रैंक हासिल की थी स्केलर में। तो उसी से मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ वीडियो वीपीडीओ का डिफरेंस, तो मैंने आपको बता दिया है। तो इनके अगर पदों की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों में कम से कम 150 प्लस पद तो चल रहे हैं। 150 वीडियो में, 150 वीपीडीओ में। अगर जो खबर मुझे प्राप्त हुई है तो केवल 150 यानी 300 पद नहीं, और ज़्यादा पद है जो मुझे खबर प्राप्त हुई है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सिंपल ही मान के चलिए इसमें आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। दोनों अलग अलग पदों पर, वीडियो और वीपीडीओ में 300 से ज़्यादा ही है, ये मान के चलिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन सिलेबस है, कॉमन सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए। उत्तराखंड की 2 किताबें मैंने आपको बता रखी हैं, परीक्षावाणी और बीएसनी की। तीसरी अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कल मैंने भगवान सिंह धामी जी की हमारी एक पुस्तक है, उसका भी रिव्यू आपके लिए डाला है, तो आप उस बुक को भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लेटेस्ट जो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा संस्कृति वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, उस पर एक अच्छा कलेक्शन आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो तीसरी किताब अगर आपका शामिल करने का मन होता है, क्योंकि परीक्षावाणी में क्या दिक्कत है, उसमें इतिहास अच्छा नहीं मिल पाएगा आपको। बीएस नेगी ने उसी कमी को ख़त्म कर दिया है। बीएस नेगी साहब ने क्या करा है, अलग अलग इतिहासकारी जो किताबें हैं उनके नोट्स भी अपनी पुस्तक में शामिल कर दिए, खासकर इतिहास वाला पोर्शन मैं कह रहा हूँ। और तीसरी पुस्तक अगर आप उत्तराखंड के अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक आप शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको, कम से कम 3 किताबें बहुत हैं, 2 तो पढ़नी है, तीसरी अगर शामिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हिंदी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, हिंदी के लिए तो कोई भी किताब आप पकड़ें, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की किताब आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको मिल जाएंगे। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब आती है। और ल्यूसेंट तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी बुक अगर आप चाहेंगे हिंदी के लिए, अगर मैं कहूँ तो आप राजपाल यादव सर है शायद, उनकी किताब है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो 2 किताबें आप वहाँ देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए तो आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। रीजनिंग की फ्री वीडियो कंप्लीट बैच का लिंक आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अपने हिसाब से जब आपने पढ़ना है अपने हिसाब से आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। और जीएस इत्यादि के लिए अगर मैं कहूँ तो ऑल इन वन में आपके पास ल्यूसेंट होनी चाहिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब आप चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, जियोग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स के अलग अगर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दृष्टि क्विक बुक आपके लिए अच्छा रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से रहेगी। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। वो मेंस में भी लिखने के लिए आप काम आ जाएगी, इतनी बेहतरीन और इतनी भाषा में, बढ़िया भाषा में उन्होंने समझाया हुआ है। तो वीडियो वीडियो का अंतर मैंने आपको बता दिया है। उसमें ट्रिपल सी आपको ज़रूर करना चाहिए, तुरंत भरिए, क्योंकि पोस्ट आने में थोड़ा समय है। ट्रिपल सी करे रखेंगे तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, वीपीडीओ भरने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल ईओ एडीओ सभी बातें कर दिए। अब जो 2 बातें चल रही है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 2 बातें कौन सी चल रही है इन भर्तियों के बारे में। अब पहला पोर्शन तो ये है कि पटवारी की अलग से आए, लेखपाल की भर्ती अलग आए, वीडियो की अलग आए, वीपीडीओ की अलग आए। इस प्रकार से पहली बात ये चल रही है। दूसरी बात ये चल रही है कि इन सभी भर्तियों को कंबाइंड कर दिया जाए, यानी इन सभी के लिए आप लोगों को अलग अलग फॉर्म ना भरना पड़े, अलग अलग माह में पेपर ना देना पड़े, एक ही बार में आप, मतलब क्लब एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ पे, क्लब एग्ज़ाम आपका कराया जाए अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे आप भर पाएंगे। जैसे वीडियो वीपीडीओ इसके लिए तो ग्रुप सी की भर्ती है तो 42 साल इसमें मांगते ही हैं। लेखपाल में अगर मैं बताऊं तो लेखपाल की एज रहती है 35 साल। ये केवल जनरल का मैं बता रहा हूँ, अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना प्लस कर लेना आप लोग। और पटवारी में रहती है 28 साल, पटवारी 28, लेखपाल 35, वीडियो वीपीडीओ में 42 साल मैक्सिमम मांगी जाती है। अब
पहली बात ये चल रही है कि इनके नोटिफिकेशन अलग अलग निकाल जाएं, वो क्रम मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको पटवारी लेखपाल की देखने को मिलेगी। पटवारी तो आनी ही आनी है सबसे पहले, उसके साथ साथ ही लेखपाल भी ज्वाइन अगर करते हैं तो वो अलग बात है। और वीडियो एक साथ आएंगे, लेकिन उन पर अभी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। उस पर केवल रिक्त पदों की जानकारी है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इनके अध्याचन अभी तक नहीं गए, लेकिन पटवारी के अध्याचन जाने स्टार्ट हो चुके हैं, 4 जिलों से चले गए हैं। अभी 9 जिले बचे हुए हैं, उसके बाद ही सारे कार्यक्रम होंगे। अब क्लब एग्ज़ाम और जो एकल वर्ग में अगर पेपर होता है तो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। कंबाइंड वाले में क्या होगा, अगर आप देखते हैं माना पटवारी के 100 पोस्ट है, माना लेखपाल के 100 पोस्ट हैं, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। माना वीडियो के 100 पोस्ट हैं, वीपीडीओ के 100 पोस्ट हैं, माना सबके 100 पोस्ट हैं। तो कंबाइंड में अगर आप जाएंगे तो आपको टोटल 400 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और सिंगल सिंगल अगर आप देखेंगे तो 100 पोस्टें मिलेंगी। अब 400 पदों में क्या होगा, एक अच्छा मोटिवेशन हमें भी लगता है कि हाँ यार ज़्यादा पोस्ट है तो मैं अच्छा इसमें कर सकता हूँ। कम पोस्ट में ऑब्वियस बात है थोड़ा मोटिवेशन कम ही रहता है, लेकिन मोटिवेशन का सबका अपना अपना स्तर है, अपनी अपनी तैयारी है, अपना माइंडसेट है, वो तो अलग बातें हैं। अलग अलग आती हैं तो कम पोस्ट रहती हैं, बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है। मतलब जो भर्ती आपकी 6 महीने 1 माह में हो सकती है, वो 2 से 3 साल का समय ले लेगी, क्योंकि पहले पटवारी का आएगा, फिर लेखपाल का आएगा, फिर वीडियो वीपीडीओ का आएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाती है। मतलब जो काम आपका कुछ महीनों में हो सकता है वो साल लगाएगा पूरा करने में, क्योंकि आपने पेपर दिया तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगी। एक एग्ज़ाम को ही अगर तरीके से किया जाए तो 1 से 1.5 साल तो वहीं पर चले जाता है। अब 3 अलग अलग एग्जाम देख रहे हैं, पटवारी लेखपाल वीडियो 3 1.5 साल का भी आप अंतर लगाते हो, 4.5 साल तो यहीं चले जाएगा। तो एक नुकसान ये रहता है। लेकिन क्लब एग्ज़ाम का नुकसान अगर मैं बताता हूँ, अगर ये सारे ही होते हैं तो क्लब एग्ज़ाम मतलब एक साथ सारे पेपर एक साथ, और एक होता है एकल संवर्ग टाइप, यानी एक बार में एक ही एग्ज़ाम, जैसे फॉरेस्ट का पेपर होता है। जैसे एकल एग्ज़ाम अगर मैं बात करूं, और इसमें क्या करूं, एकल एग्ज़ाम है तो आपका एकल व संवर्ग में आपकी वेटिंग आती है, लेकिन क्लब एग्ज़ाम में वेटिंग नहीं आएगी। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, माना 100 पोस्टें थी, 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और इन 20 में से क्या है, 10 लोगों ने ज्वाइन करा लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया, और 10 लोग ऐसे जिन्होंने बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं करा। और वेटिंग नियमावली भी यहाँ पर पता नहीं क्या किस टाइप की वेटिंग नियमावली है। मैं तो सरकार से कहूँगा वेटिंग नियमावली बहुत ईजी करे जाए हम लोगों के लिए। अभी एक बार वेटिंग नियमावली मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, माना 100 पोस्टें हैं, उन 100 में 20 लोगों ने 20 पोस्टें खाली है। अब वो 20 कैसे खाली हैं, 10 लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं करा है, 10 लोगों ने ज्वाइन तो करा था लेकिन 1-2 दिन बाद 4-5 दिन बाद छोड़ दिया। अब नई वेटिंग नियमावली क्या कहती है, जो 20 पद थे इन सभी पर वेटिंग नहीं आएगी। ये जो 10 पद थे आपने देखा था कुछ दिन उन्होंने ज्वाइन करा लेकिन फिर छोड़ दिया, तो इस पद को भरा हुआ ही माना जाता है, तो इस पर वेटिंग नहीं आएगी, केवल इन 10 पदों पर वेटिंग आएगी। फिर से 10 पद हमारे खाली हो जाएंगे। तो इस वेटिंग नियमावली को भी मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए। सरकार फिलहाल हमारी अच्छा काम कर रही है, मैं तो सरकार से विनती करूंगा कि ये जो वेटिंग नियमावली से हमें नुकसान हो रहा है उसको अच्छा किया जाए। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊँ तो एकल संवर्ग में तो वेटिंग आती है, क्लब एग्जाम में वेटिंग नहीं आती है। हमें यही नुकसान होगा अगर साथ में आती है तो। एकल संवर्ग में क्या होता है, जितने भी पद होते हैं उनके सापेक्ष 25% पर आपकी क्या है वेटिंग आती है। जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 25% वेटिंग आई थी, पिछले साल की बात है, जनवरी 15 या 16 की बात है, जिसमें फाइनल रिजल्ट के साथ 25% वेटिंग भी आई थी। अब वेटिंग के बाद जैसे जो जानकारी प्राप्त हुई थी, लगभग 200 से 300 के आसपास पोस्ट उसमें रिक्त थी। अब वो कैसे रिक्त रह गई थी, कुछ लोग ऐसे थे, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग मिलने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं करी। अब इन 200 लोग में जो रिक्त पद हुए थे, 100 लोग गए ज्वाइनिंग नहीं लिया। वो कैसे नहीं लिया, वो कुछ दिन ज्वाइन करा इन्होंने फिर छोड़ दिया। तो वेटिंग केवल किन पर आ रही है, केवल इन पर आ रही है जिन्होंने बिल्कुल ज्वाइनिंग, वो ऑफिस गए ही नहीं। आप भले 1 दिन गए हैं, 2 दिन गए हैं, उसके बाद भले आपने छोड़ दिया, तो उस पद को भरा हुआ ही माना जाएगा, रिक्त नहीं माना जाएगा। तो 25% वाली वेटिंग नियमावली यहाँ पर मात खा जाती है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा ये वाला नियम आप समाप्त कर दें, जो भी आपके। और वे 25% वाली नियमावली क्या है, केवल 1 साल तक ही चलती है, या तो 1 साल चलेगी या नई भर्ती आने तक चलेगी, जो पहले होगा। अब इस नियमावली पर भी सरकार को मेरे हिसाब से सरकार ने छोड़ना चाहिए कि सोचना चाहिए कि वर्तमान समय में आप देखते हैं बहुत ही खतरनाक लेवल का कंपटीशन हो चुका है, और उसी में क्या है, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ चुकी है।
इससे क्या होगा, वेटिंग नियमावली अगर आसान करेंगे, हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो हम उनके बारे में सोचेंगे निकट भविष्य में, क्योंकि अंत समय में बाद में हमने ही उनका फैसला करना होता है। वोटिंग के माध्यम से हम उनका फ़ायदा कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से सरकार ने इस विषय में सोचना चाहिए कि जन जन तक उनकी अच्छी योजना है, क्योंकि एक प्रकार की योजना ही हम लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए तो एक प्रकार की योजना ही है वेटिंग नियमावली। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस विषय में भी ज़रूर छोड़ना चाहिए। और वेटिंग नियमावली में क्या दिक्कतें हैं आपको पता है, क्लब एग्ज़ाम में क्या नुकसान है और एकल में क्या नुकसान हो रहे हैं, या मैंने आपको बता दिया। क्लब एग्ज़ाम होते तो वेटिंग बिल्कुल नहीं आएगी नई नियमावली के अनुसार, और अगर एकल संवर्ग की भर्ती है उसमें वेटिंग तो आएगी, 25% आएगी। और उस 25% में भी क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया है। 2 प्रकार से पद रिक्त हैं। कैसे, माना 100 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर पद छोड़ दिया, और 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं करा, तो केवल वेटिंग इन 100 पर आएगी। और पद रिक्त तो ये भी है लेकिन इन पर नहीं आने वाली है। तो 100 लोगों का घर बच जाएगा, वो अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस विषय में ज़रूर अच्छा कदम उठाना चाहिए। और सरकार को एक चीज़ और करनी चाहिए मेरे हिसाब से, सरकार और आयोग स्तर पर ये काम हो जाएगा तो हम बेरोजगार काफ़ी खुश हो जाएंगे मेरे हिसाब से। वेटिंग जो है एकल और बहुल संवर्ग जो है सभी पर वेटिंग नियमावली आनी चाहिए और बिल्कुल आसान होनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए काम करेंगे तो वो जनता के दिलों में राज करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा काम करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जो मेरे मन में बातें थी, जो मेरे को पता चली थी, वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आती है तो इससे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नई भर्ती के रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी जानकारी है, कोई जानकारी है या कोई आरटीआई है आप लोगों के पास, वो ज़रूर आप मुझसे शेयर करें। मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मुझे मैसेज करना है 7895127508। इस पर आपने मुझे मैसेज करना है। नई भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी खबर आप लोगों के पास है, पुख्ता अगर खबर है आप लोगों के पास, ज़रूर मुझे बताएं। मैं इस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी तक वो खबर पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।